पश्चिम बंगाल, जहां चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन असली कहानी अब शुरू हुई है। एक तरफ सत्ता परिवर्तन की ऐतिहासिक चर्चा, दूसरी तरफ राजनीतिक हत्याएं, सीमा सुरक्षा पर बड़े फैसले, बांग्लादेश में बेचैनी और नई सरकार के सामने कानून व्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौती। क्या बंगाल अब एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है, या ये केवल शुरुआत है एक बहुत बड़े बदलाव की? नमस्कार, मैं हूं सरस दरबारी और आप देख रहे हैं सच की परतें। आज हम क्रमवार समझेंगे चुनाव परिणाम से लेकर राजनीतिक हिंसा, बॉर्डर सिक्योरिटी, बांग्लादेश की प्रतिक्रिया और नई सरकार के शुरुआती फैसलों तक की पूरी कहानी। शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। शुभेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी और पीए चंद्रनाथ रथ की निर्मम हत्या के बाद विशेष जांच दल यानी एसआईटी गठित की गई, जिसने डिजिटल सुरागों के आधार पर तीन आरोपियों मयंक शर्मा, विक्की सिंह मौर्य और राज सिंह को गिरफ्तार किया। मुख्य शूटर राज सिंह को अयोध्या से पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि टोल प्लाजा पर ऑनलाइन पेमेंट से उनकी लोकेशन ट्रैक की गई। जांच के अनुसार पूरी वारदात लगभग 50 सेकंड में अंजाम दी गई। जांच में यह भी सामने आया कि हत्या में इस्तेमाल हथियार उच्च गुणवत्ता की विदेशी पिस्तौल थी। यानी ये साधारण अपराध नहीं, बल्कि सुनियोजित ऑपरेशन हो सकता है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि असली निशाना स्वयं शुभेंदु अधिकारी भी हो सकते थे। नई सरकार के गठन के साथ ही कई प्रशासनिक बदलावों की चर्चा शुरू हो गई। वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले, लंबित फाइलों की समीक्षा, कानून व्यवस्था की नई रणनीति, पुराने मामलों की जांच में तेजी, यानी प्रशासनिक संरचना को नए सिरे से व्यवस्थित करने की तैयारी। बात करते हैं सबसे बड़े मुद्दे यानी सीमा सुरक्षा की। बंगाल की राजनीति का सबसे संवेदनशील प्रश्न रहा है अवैध घुसपैठ। नई सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया है कि बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव के दौरान वादा किया था कि सीमा पर रुकी हुई बाड़बंदी का काम तेज किया जाएगा। नई सरकार ने सीमा पर फेंसिंग को लेकर बड़ा निर्णय लेते हुए संकेत दिया है कि बीएसएफ को भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जाएगी, ताकि सीमा सुरक्षा मजबूत हो सके। राष्ट्रीय सुरक्षा के जानकारों का मानना है कि सीमावर्ती राज्यों में अनुभवी प्रशासनिक और सुरक्षा विशेषज्ञों की भूमिका आगे और महत्वपूर्ण हो सकती है। बंगाल का महत्व केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि सामरिक भी है। इस बीच शुभेंदु अधिकारी सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण नीतिगत संकेत दिए गए हैं। आयुष्मान भारत योजना लागू करने की दिशा में कदम, उज्ज्वला जन आरोग्य और अन्य केंद्रीय योजनाओं का विस्तार, सरकारी नौकरियों की आयु सीमा में राहत, लंबित जनगणना प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, अधिकारियों के प्रशिक्षण और प्रशासनिक सुधार, राजनीतिक हिंसा में मारे गए कार्यकर्ताओं के परिवारों के प्रति संवेदनशील पहल। सरकार ने संकेत दिया है कि पिछली सरकार की सामाजिक योजनाओं को तुरंत बंद करने के बजाय उनकी समीक्षा की जाएगी। यानी उद्देश्य केवल बदलाव नहीं, बल्कि प्रशासनिक संतुलन बनाना भी है। सबसे बड़ा सवाल, अब आगे क्या? क्या बंगाल में अब असम या उत्तर प्रदेश की तरह कानून व्यवस्था आधारित शासन मॉडल विकसित होगा? क्या सीमा सुरक्षा पर निर्णायक कार्यवाही होगी? क्या राजनीतिक हिंसा का दौर समाप्त होगा? और क्या प्रशासनिक ढांचे में वास्तविक सुधार दिखाई देगा? यदि हम पूरी तस्वीर को देखें तो ये केवल सरकार बदलने की कहानी नहीं है। ये कहानी है राजनीतिक हिंसा और उसके खिलाफ कार्यवाही की,
सीमा सुरक्षा को नई प्राथमिकता देने की, प्रशासनिक सुधारों की और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े व्यापक दृष्टिकोण की। यानी मुद्दा सिर्फ बंगाल का नहीं, बल्कि भारत की आंतरिक सुरक्षा और भविष्य की दिशा का है। अब बात करते हैं एक ऐसे संदेश की जो केवल अर्थव्यवस्था से जुड़ा नहीं है, बल्कि आने वाले समय के लिए राष्ट्रीय तैयारी का संकेत भी माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देश को संबोधित किया। उन्होंने 11 मई की ऐतिहासिक महत्ता का स्मरण कराया। यही वो दिन है जब भारत ने 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट के माध्यम से दुनिया को अपनी सामरिक क्षमता का परिचय दिया था। लेकिन इस बार संदेश केवल शक्ति प्रदर्शन का नहीं था, बल्कि आर्थिक सतर्कता का भी था। प्रधानमंत्री ने संकेत दिया कि पड़ोसी क्षेत्रों में युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय तनाव के कारण तेल, गैस और अन्य आयातित वस्तुओं की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। इसका सीधा असर भारत की विदेशी मुद्रा, आयात लागत और महंगाई पर पड़ सकता है। और इसी संदर्भ में उन्होंने देशवासियों से 7 महत्वपूर्ण अपीलें की। पीएम मोदी की 7 अपीलों का सार ये है: विदेश घूमने के बजाय भारत के पर्यटन स्थलों को प्राथमिकता दें। अनावश्यक सोने की खरीदारी कम करें ताकि विदेशी मुद्रा की बचत हो। जहां संभव हो, वर्क फ्रॉम होम अपनाकर ईंधन बचाएं। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दें। ऊर्जा और संसाधनों का संयमित उपयोग करें। अनावश्यक आयात पर निर्भरता कम करें। आर्थिक अनुशासन को राष्ट्रीय कर्तव्य के रूप में देखें। उधर विपक्ष इन अपीलों को अलग दृष्टिकोण से देख रहा है, लेकिन समर्थकों का मानना है कि ये संदेश देश को किसी संभावित वैश्विक आर्थिक संकट से बचाने के लिए मानसिक रूप से तैयार करने की रणनीति है। सच की परतें क्या कहती हैं? जब एक प्रधानमंत्री जनता से त्याग और अनुशासन की अपील करता है, तो ये केवल सरकारी घोषणा नहीं होती, बल्कि आने वाले समय का संकेत भी हो सकता है। सीमा सुरक्षा, घुसपैठ, आंतरिक स्थिरता और आर्थिक आत्मनिर्भरता, ये सभी विषय अब एक दूसरे से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि मजबूत राष्ट्र केवल मजबूत सीमाओं से नहीं बनता, बल्कि मजबूत अर्थव्यवस्था और जागरूक नागरिकों से भी बनता है। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत अब ऐसे दौर में प्रवेश कर रहा है जहां सीमा सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता दोनों को समान महत्व देना होगा? क्या प्रधानमंत्री की ये अपीलें आने वाले किसी बड़े वैश्विक संकट के लिए देश को पहले से ही तैयार करने की रणनीति है? और क्या हर नागरिक को इस राष्ट्रीय तैयारी में अपनी भूमिका निभानी चाहिए? अपनी राय आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। देखते रहिए सच की परतें, जहां हम दिखाते हैं खबरों के पीछे का असली सच। अगर आपको हमारा विश्लेषण पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। नमस्कार।